ओके। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों की वर्चुअल उपस्थिति को एक बार अनुभव कर रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं और कल की क्लास जहाँ पर ब्रेक हुई थी ऑनलाइन, उसके आगे आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने देखिए बोर्ड पर एक टॉपिक लिखी हुई है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हमने इसके पहले वाली क्लास में दर्पण 3 प्रकार के बताए थे और उन 3 प्रकार के दर्पण में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर, ऐसे 3 प्रकार के दर्पण बताए गए थे। उन तीनों में से जो बीच वाला दर्पण है स्फेरिकल मिरर, उसके 2 पार्ट हुए थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, और उन्हीं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे आज। और अब आप देखेंगे इन परिभाषाओं को पढ़ने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि एक संरचना बनेगी। स्फेरिकल मिरर है इसलिए स्फीयर बनेगा। स्फेरिकल मिरर बनाने के जो तरीके हैं वो आजकल दूसरे तरीके भी उपयोग में हैं, परंतु समझने के लिए यही जरूरी है कि हम सबसे पहले इनको ये मानें कि एक हॉलो स्फीयर है जो ट्रांसपेरेंट था और उस ट्रांसपेरेंट स्फीयर में 2 सेक्शन काटे गए, एक इधर और एक इधर। इसके पश्चात फिर हमने ये इसकी डायमीटर आप समझ रहे होंगे, सेंटर से होती हुई जाने वाली एक लाइन है जो दोनों पर सर्कमफेरेंस को मिलती है। बच्चों, अब परिभाषाओं पर थोड़ा सा गौर करेंगे। उसके पहले हम लोग कलई कर लेंगे, एक तरफ इधर कलई कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि कलई जनरली सिल्वर की अथवा PB3O4 की जाती है। इस तरीके से कलई कर लिया तो ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा और इधर कलई करेंगे तो ये कॉन्केव हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा। अब इसमें जो परिभाषाएं हैं उनको मैं एक बार नोट करता हूं। सबसे पहली परिभाषा इसमें निकल करके आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। वक्रता केंद्र क्या होगा? हमने कहा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको कैपिटल C से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद अगली बात निकल करके आती है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत सरल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको परिभाषित करने में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। एक चीज यहाँ भी ऐसे देखने को मिल सकती है कि जैसे ये आपका एक कॉन्केव मिरर है जिसमें भीतरी पृष्ठ इसका चमकदार है, बाहरी पृष्ठ कलई युक्त है, तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस यहाँ मीटर होगा। एक तीसरी बात निकल करके आती है, पोल किसे कहते हैं? ध्रुव। तो पोल के लिए आप बहुत इजी समझ सकते हैं, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है मिरर के लिए। आप एक बार समझेंगे कि पोल क्या होता है। तो पोल दर्पण का ठीक मध्य बिंदु होता है। अब ये एक बात समझने को कि मध्य बिंदु कैसे? तो हमने कहा जैसे आपकी कटोरी है, आप दर्पण यदि देख पा रहे होंगे, कहीं गोलीय दर्पण आपका होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे मिड का पॉइंट होगा उसको हम पोल कहेंगे। और यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे ले लेंगे तो हमको लगता है कि ये मिड का पॉइंट है, इसलिए ये पोल होगा। और दर्पण की समस्त डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है। ये फिर समझना है कि दर्पण के ठीक मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं
दर्पण के ध्रुव से दर्पण से संबंधित समस्त दूरियां मापी जाती हैं, ये समझना है हमको। अब दूरियां मापी कैसे जाएंगी, इसके लिए साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। कोऑर्डिनेट यदि इसको पॉइंट पी, यदि ओरिजिन को या मूल बिंदु को हम पी मान लें तो इससे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, जब हम अबव साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउन में अप में पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव। ये आपका पोल पी हो गया। यहाँ एक चीज ये जरूर ध्यान देने की बात है कि इसके लिए लाइट रे का लेफ्ट टू राइट आना कंपलसरी है, तभी ये साइन कन्वेंशन माना जाए। तो ये आपका पोल हो। पोल के बाद इसमें एक अगली परिभाषा होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या हुआ, तो हमने कहा दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाते हुए जाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाते हुए जाने वाली सीधी रेखा, इसको हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस भी ऑप्टिक्स की स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी लाइट रे को हम अभी आपतित कराएंगे दर्पण पर, उसको ये मानेंगे कि अनंत से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ऐसा हम फील करते हैं और ऐसा अपने अध्ययन के लिए हम इसको लेते हैं। तो इसलिए मुख्य अक्ष भी जरूरी है पढ़ने के लिए। एक अगली चीज इसमें लास्ट जो आता है वो आता है अपर्चर। ये आप समझेंगे अपर्चर क्या होता है। द्वारक, द्वारक एक शब्द आता है और द्वारक क्या होता है ये थोड़ा समझना चाहिए हम लोगों को। जैसे हमने कोई दर्पण लिया तो दर्पण ऐसे खुला नहीं रहता, खुला रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। जैसे आप घर में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो किसी न किसी फ्रेम में मिला रहता है। जैसे आपने समतल दर्पण लिया इतना बड़ा है, लेकिन होता क्या है कि वो भीतर धंसा रहता है और बाहर से उस पर फाइबर के या लकड़ी के ऐसे ऐसे चीजें लगाई जाती हैं, जिसके नाते जो दर्पण का इफेक्टिव एरिया हुआ, प्रभावी क्षेत्रफल जहां पर लाइट पड़ सकती है, वो थोड़ा सा बीच का हुआ पार्ट, बाकी किनारे तरफ लकड़ी इसमें लगी रहती है। अब आप समझो कि इतना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी है, वक्रता त्रिज्या, लेकिन यदि इसको हम मेढ़ दें किसी चीज में, लकड़ी लगा दें, तो हो सकता है किनारे किनारे ये ढक जाए, तो दिखने में वो प्रभावी क्षेत्रफल कम होगा जबकि वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण का वो प्रभावी क्षेत्रफल जिससे दर्पण पे लाइट का इंटरेक्शन होता है, उसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषाएं होगी, एक बार फिर समझ लेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, द्वारक और मुख्य अक्ष। अब इसके बाद इसकी जो अगली परिभाषा है फोकस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसको जरा बंद करिए।